हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम ज्ञान के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अपनी इसकी पहले वाली क्लासेस में जब हमने इस कोर्स का अध्ययन स्टार्ट किया था तो हमने ज्ञान के स्तरीकरण के बारे में पढ़ा था। ज्ञान के स्तरीकरण को समझने के लिए हमने ये जाना था कि ज्ञान को किन अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ा, समझा और समझाया जाता है, ताकि जो बच्चे के सर्वांगीण उद्देश्य को लेकर हमने अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट किया है, बच्चे को पूर्ण रूप से हम उसको देने में सक्षम हो पाएँ। अब हम ये जानेंगे कि ज्ञान का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ज्ञान के वर्गीकरण का अर्थ, सबसे पहले हम ये जान लें कि ज्ञान का वर्गीकरण होता क्या है। ज्ञान के वर्गीकरण को करने के लिए ज्ञान को पहले समझना आवश्यक है। जब हमने ज्ञान क्या होता है तब ये जाना कि ज्ञान अलग अलग तथ्यों को समझना, उनके यथार्थ को जानना, यानी कि उसके रियलिटी के करीब जाना, उनको ये पता लगाना कि वह वास्तव में तथ्य कहना क्या चाहते हैं, वो ज्ञान को जानना है। और ज्ञान को जानने के दो प्रकार, हमारे पास ज्ञान को जानने के दो साधन हैं। ज्ञान को या तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं या फिर हम उनको अपनी बुद्धि, अपने अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है वो हमें भौतिक ज्ञान के बारे में बताता है, अर्थात भौतिक वस्तुओं के बारे में ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जैसे कि ज्ञान प्राप्त करना इतना मुश्किल भी नहीं है। जो सामान्य ज्ञान है या जो भौतिक ज्ञान है उसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी के किसी ग्लास को छूकर हम ये पता लगा लेते हैं कि वो गर्म है या ठंडा, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानकर पता लगा लेते हैं कि उसके बारे में, कि उसकी रियलिटी या यथार्थ क्या है। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसको हम अनुभव करके जानते हैं। आत्मा से संबंधित रहस्यों को समझना और वो चीज़ें जिनको हम भौतिक तौर पे नहीं समझ सकते हैं, उन चीज़ों को समझना जिसके लिए कि किसी औपचारिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है, अनौपचारिक ज्ञान में जाता है। इस प्रकार ज्ञान का वर्गीकरण करने के लिए जो ज्ञान है उसको पहले हमने अलग अलग स्वरूपों में बांटकर परखा। वो स्वरूप कौन से होते हैं? जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको अलग अलग आधारभूत संरचनाओं में बांटा जाता है। बांटकर हम ये तय कर पाते हैं कि वो ज्ञान का किस प्रकार का स्वरूप है, और ये जानकर ये तय किया जाता है कि उसको किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन इन सभी चीज़ों की आवश्यकता क्या है? ये जानना कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता बच्चे को क्यों है और उसको किस रूप में और कब दी जाए, यह जानने के लिए ज्ञान को वर्गीकृत करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। ज्ञान के विविध स्वरूप, जैसा कि हमने पढ़ा था, जो फिलोसॉफिकल बेसिस से रिलेटेड होते हैं या फिर जिनका संबंध विज्ञान से है, सैद्धांतिक आधार से संबंधित है, या स्किल रिलेटेड हो सकते हैं, या भाषिक ज्ञान से संबंधित हो सकते हैं, या जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर हमने ये भी जाना था कि उनका संबंध किसी न किसी रूप में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फॉर्म्स के रूप में हो सकता है। इतने सारे स्वरूपों को जानने के बाद हमने ये जाना कि इन सभी आधारभूत संरचनाओं को अब बच्चे को जब देने के लिए हम तैयार हैं तो
इतने स्वरूपों का समावेश करते हुए उनको हम अपने बच्चे तक पहुंचाएंगे कैसे? उसको पहुंचाने के लिए हमने ज्ञान को वर्गीकृत करने का प्रयास किया या क्लासिफाई किया। हमने उसको अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया या श्रेणीबद्ध किया। इन श्रेणियों में बांटने के लिए हमने ये जाना कि वो ज्ञान को बांटने के मुख्य आधार हमने क्या लिए हैं, जिनके आधार पर बच्चे को अलग अलग समय पे इन चीज़ों को दिया जा सके। देखिए, बच्चे को पढ़ाना या ज्ञान देना, इसका प्रमुख मकसद सिर्फ एक ही है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास करने के लिए बच्चे को जो कुछ भी दिया जाता है वो दो रूपों में दिया जा रहा है। एक है उसको जो हम पढ़ा रहे हैं अर्थात कंटेंट के फॉर्म में, यानी कि पाठ्यक्रियाओं के रूप में, तथा बाकी की चीज़ें जो हम उसको सिखाना चाहते हैं उसके लिए हम उसके सिलेबस में या उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ताकि हम उसके अंदर मोरल वैल्यूज़, उसके अंदर रिलीजियस स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ऐड कर सकें। इन सभी को साथ में लेकर चलते हुए हम ज्ञान को इस प्रकार से स्ट्रेटिफाइड करते हैं, श्रेणीबद्ध करते हैं कि बच्चा विभिन्न अवसरों पर समय समय पर आवश्यकता अनुसार और उसके उपयोग के अनुसार ज्ञान के विविध स्वरूपों को प्राप्त कर सके। अर्थात हमने अभी क्या समझा कि ज्ञान का जो ये श्रेणीकरण या वर्गीकरण होता है, इस वर्गीकरण में हम ज्ञान को या यथार्थ संबंधित जानकारी को, अगर मैं ये कहूँ ये एक स्केल है जिस पे कोई ज्ञान है जो ज्ञान में अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, तो उसको देने के लिए मैं इस चीज़ को अलग अलग भागों में विभाजित कर सकती हूँ। और अगर मैंने इसको उसको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करते हुए, वर्गों में तोड़ते हुए बच्चे को समझाया, तो एज ए होल बच्चा सब कुछ जानने के बाद समग्र के रूप में उस ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण, जिस प्रकार बच्चे को विज्ञान पढ़ाई जाती है, विज्ञान पढ़ाने के लिए हम उसकी अलग अलग शाखाओं का प्रयोग करते हैं। कैसे कि बच्चे को सजीवों से संबंधित ज्ञान देने के लिए जीव विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये उसका पार्ट हो गया बायोलॉजी। अगर बच्चे को हम ये चाहते हैं कि उसके संबंधित रासायनिक आधारों को भी समझाया जाए कि किस प्रकार सारी चीज़ें होती हैं, ताकि वो उसके कारणों को समझ सके और उसके प्रभावों की व्याख्या कर सके, उसके लिए उसको पढ़ाया जाएगा रसायन विज्ञान। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनके पीछे छुपे हुए भौतिक रहस्यों को भी समझना बहुत आवश्यक है, और इन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए उसको ज्ञान दिया जाता है फिज़िक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का। लेकिन इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ जाती है हमें मैथ्स के फॉर्मूलाज की, तो हमने उसके अंदर ऐड किया मैथमेटिक्स को। और क्योंकि संचार के बिना आजकल किसी भी ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, हमने अपने साथ में यूज़ कर लिया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को। तो साइंस से संबंधित चीज़ों को समझाने के लिए हमने ज्ञान की इतनी सारे स्तरों और श्रेणियों का क्या किया, प्रयोग किया। तो ये क्या हुआ कि एज ए होल हम समझाना चाहते थे बच्चे को कि विज्ञान क्या है या साइंस का कोई कंसेप्ट,
और उसको समझाने के लिए हमने क्या किया, उसके आवश्यकता अनुसार विभिन्न भागों में उसको क्या कर दिया, श्रेणीकृत किया और बच्चे को इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन क्या मैं ये समझ लूँ कि एक प्राथमिक कक्षा में आने वाला छोटा बालक जिसको मैं विज्ञान पढ़ाना चाहती हूँ, आते ही इतने सारे विषयों का भार उसके ऊपर डाल दूँ? क्या तभी मैं विज्ञान पढ़ाने में सक्षम हो पाऊँगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यह बात कह के मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि यदि हम ज्ञान का श्रेणीकरण करते हैं तो हमें सिर्फ उसके हॉरिजॉन्टल आधारों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम उसका वर्गीकरण वर्टिकल बेसिस पर भी कर सकते हैं। और वो कैसे? अगर हम बच्चों को कोई भी ज्ञान दे रहे हैं तो हम उसकी एक सीरीज इस्टेब्लिश करेंगे कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे के लिए उसके संबंधित कितने ज्ञान की आवश्यकता है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होकर मिडिल क्लासेस पे आता है तो वो उसका कितना संबंधित ज्ञान लेगा। उसके बाद सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल और ज़्यादा उच्च स्तरों पर आने के बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में कितना ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसका संबंध भी ज्ञान के वर्गीकरण या श्रेणीकरण से होता है। तो हमने अभी ये समझा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद ये तय किया जाता है कि ज्ञान के जो अलग अलग स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को बच्चे को पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार दिए जाएंगे। और ये सारा क्यों? ताकि हम बच्चे को अपने ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य में पूर्ण हो सके और बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकें। ज्ञान का वर्गीकरण क्या है ये हमने जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि ज्ञान का वर्गीकरण में ऐसी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है या जिनको सोचकर ज्ञान को वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है। इसको समझने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को कुछ मुख्य बिंदुओं में बांट सकते हैं। जैसे ज्ञान का जो वर्गीकरण है वो एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक का अर्थ ब्रॉडर, मतलब ज्ञान को वर्गीकृत करना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम ज्ञान को सिर्फ एक एस्पेक्ट से देखकर उसको टुकड़ों में बांटकर नहीं समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में देखा जाता है, उसके कंसेप्ट्स को समझा जाता है। जैसे कि सीधी सी चीज़ों को समझाने के लिए उसके पीछे जुड़े हुए लॉजिक्स को समझना पड़ता है। उन लॉजिक्स को समझने के लिए उसके पीछे जुड़े हुए सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि वो लॉजिक किन सिद्धांतों के द्वारा आए। और जब हम सिद्धांतों को जानेंगे तो हम ये जानेंगे कि वो विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, किस शाखा से संबंधित है। उसको जानने के बाद और ब्रॉडर वे में जाके उसके अंतर शाखीय संबंधों को जानना पड़ता है कि वो कोई एक ही चीज़ से रिलेटेड है या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में जाकर समझे जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी छोटे से कंसेप्ट को समझने के लिए ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों को हो सकता है इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में जाकर समझना पड़ता है। अर्थात यह एक बहुत व्यापक प्रक्रिया होती है। व्यापक होने के साथ साथ बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत अधिक कठिन प्रक्रिया है। कठिन क्यों? क्योंकि बिना पूर्ण ज्ञान के संबंधित समस्त आधारों की जानकारी के हम किसी भी चीज़ को वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी भी चीज़ को समझने के लिए
उसके पीछे जुड़े हुए विज्ञान को समझना पड़ रहा है, उसके पीछे जुड़े हुए अलग अलग वादों को समझना पड़ेगा, उसके पीछे जुड़े हुए बहुत सारे जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको समझना पड़ेगा। तो एज ए होल किसी भी ज्ञान को वर्गीकृत करना एक कठिन प्रक्रिया, एक व्यापक प्रक्रिया है। ज्ञान का वर्गीकरण एक उपयोगी प्रक्रिया है। उपयोगी प्रक्रिया अर्थात यूजफुल प्रोसेस। डेफिनेटली दिस इज अ यूजफुल प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज अगर हम ज्ञान को वर्गीकृत नहीं करते हैं तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि बच्चों को हम जो देने के लिए तैयार हैं वो किस स्वरूप में, किस प्रकार के टुकड़े कर, किस स्तर पर, किस समय पर दिया जाएगा, ताकि हम जो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं या हम चाहते हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसको कितना ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह क्या है? एक अत्यधिक उपयोगी प्रक्रिया है और इसको करते समय हमेशा दो बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। किस बात का? कि आप ज्ञान को वर्गीकृत तो करते हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द यूज एंड अकॉर्डिंग टू द नीड। हम ये निर्धारित करते हैं कि उसका उपयोग क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के ज्ञान को स्तरीकृत करके बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान का जो वर्गीकरण है यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया अर्थात साइंटिफिक प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान अपने आप में एक पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान क्यों है? क्योंकि विज्ञान एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को समझने का ज्ञान है। चीज़ों को खुद करके देखना और उनको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से समझना वैज्ञानिक ज्ञान में आता है। तो जब हम ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं तो हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है कि हम उस ज्ञान को एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया के तहत समझाएं। हम ये पूरा प्रयास करें कि हम उन चीज़ों को एक्टिविटी बेस्ड मैनर पर लाकर और बच्चों के हर एक वाय का एक्सप्लेनेशन दे सकें, कारण और प्रभावों की व्याख्या कर सकें। इस लेवल पर आकर उस ज्ञान को डिवाइड करें और उसकी शाखाओं में वर्गीकृत करें, ताकि वो बच्चों की रुचियों को, बच्चों की आवश्यकताओं को फुल्ली क्या कर सके? सेटिस्फाइड कर सके। इसीलिए ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होना बहुत आवश्यक होता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो विकासोन्मुखी प्रक्रिया होती है, अर्थात द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ knowledge is a process which is developmental। ऐसा कैसे संभव है? देखो, हम लोग हर चीज़ को जब भी समझते हैं तो हम किसी एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। जो भी चीज़ हमें आ जाती है हम ये समझते हैं कि हम उससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का अर्थ क्या हुआ? कि हर ज्ञान हमें आगे की ओर उन्नत करता है या लेकर जाता है। इसको हम किसी भी तरफ रखकर देख सकते हैं। जैसे जैसे हमने नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों को जाना, हमने अपने ज्ञान को एक स्तर की ओर आगे बढ़ाया और इन्हीं चीज़ों ने हमें ओवरऑल विकास के पथ पर आगे की ओर अग्रसित किया। जैसे कंप्यूटर के बारे में हमने जाना तो हमने चीज़ों को आसानी से जल्दी करना, सिस्टमेटिक मैनर में करना और बहुत सारे कामों को शीघ्रता से करना,
समय की बचत, पैसों की बचत, बहुत चीज़ों को सीखा, तो हमने विकास के पथ पर आगे बढ़ना सीखा। और जैसे जैसे हमने इस ज्ञान को सीखा, हमने ये भी सीखा कि हम इसको अपने पढ़ाई के लिए या शिक्षा के लिए कितना अच्छे ढंग से पॉजिटिव मैनर में उपयोग कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा हमने अभी के समय में उठाया। इससे हमने अपने ज्ञान के विकास की प्रक्रिया को बाधित होने से रोका और ज्ञान को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग किया। अर्थात कोई भी ज्ञान की प्रक्रिया हो, वो हमें हमेशा विकास की प्रक्रिया पर आगे की ओर लेकर जाती है। परिवर्तनशील प्रक्रिया, हमेशा जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में एक परिवर्तन उत्पन्न करता है। और जैसे जैसे हम ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं, इसमें भी यही चीज़ देखी जाती है कि जब भी कोई चीज़ हम जानते हैं, उसमें कोई नई चीज़ आकर ऐड होती है तो वो हमारे पुराने वाले ज्ञान को और ज़्यादा शेपन करती है और आगे वाले ज्ञान के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है। तो हम कभी यह नहीं कह सकते हैं कि जो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, वो जो ज्ञान हमारे पास है, वो एक पूर्ण ज्ञान है। नॉलेज इज़ नेवर कंप्लीट, जब तक कि उसके अंदर परिवर्तनों के अनुसार कुछ और ऐड होने की संभावनाएं बनी है, तब तक ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता है। तो जब कोई नई चीज़ आएगी तो उन चीज़ों को परिवर्तित करके कुछ नई, सुधरी हुई और अच्छी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। तो जो ज्ञान का वर्गीकरण है वो ये कहता है कि चीज़ें हमेशा परिवर्तनशील होती है और उन परिवर्तनशील चीज़ों का या ज्ञान में जो नई चीज़ें हमने सीखी, उन चीज़ों का सदैव उसके अंदर क्या करते रहते हैं, समावेश करते रहते हैं। जैसे हमने ये देखा कि जब हमें पानी की समस्याओं से गुजरना पड़ता है तो हमने रेन हार्वेस्टिंग की नई नई तकनीकों को सीखा, उनको उपयोग में लेना प्रारंभ किया। तो ये चीज़ें जल संसाधन के संबंध में नई होते हुए भी उस ज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसको हम उससे पृथक नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये एक आधुनिक प्रक्रिया है, आधुनिक मॉडर्न कंसेप्ट। आधुनिक जो प्रक्रिया है उसके अंदर पुरानी चीज़ों को साथ में लेते हुए जो नई चीज़ें हैं उनको शामिल करना, जो भी अभी को करंट इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें जो नई होते हुए भी हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, उन चीज़ों को संबंधित करते हुए बच्चे को देना, ये सारी चीज़ें आधुनिक प्रक्रिया का हिस्सा कही जा सकती है। प्रभावी अधिगम प्रक्रिया, इफ़ेक्टिव लर्निंग प्रोसेस। ज्ञान के बारे में हम ये तो कह ही सकते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना कुछ सूत्रों को फॉलो करता है, जो हमने अपने शिक्षण के सूत्रों के संबंध में पढ़ा था। क्या कि हम हमेशा सरल से कठिन की ओर सीखते हैं, या हम यह कहते हैं हमेशा कि हम जो चीज़ें ज्ञात है उनसे हम किधर जाते हैं, अज्ञात चीज़ों की तरफ जाते हैं। इसी तरह के बहुत सारे हम शिक्षण सिद्धांतों को फॉलो करते हुए जीवन में अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वह औपचारिक दृष्टि से हो, चाहे वह अनौपचारिक दृष्टि से हो। तो जो भी ज्ञान औपचारिक से या अनौपचारिक दृष्टि से हम प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान हमें तभी अच्छी प्रकार से प्राप्त हो सकेगा जब हम उसको बहुत सही ढंग से क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे और उसको समयानुसार प्राप्त करेंगे। तो जो शिक्षण प्रक्रिया है या अधिगम प्रक्रिया है, उसको प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए जो ज्ञान है उसका अच्छे ढंग से स्तरीकरण किया जाता है और श्रेणीकरण किया जाता है। सृजनात्मक प्रक्रिया अर्थात क्रिएटिव मैनर या क्रिएटिव प्रोसेस, ये एक सृजनात्मक प्रक्रिया इसलिए भी है
क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बच्चों को समझाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी को ऐड करना चाहते हैं ताकि वो चीज़ बच्चे के दिमाग के अंदर उसके हाथों के द्वारा पहुँचे, जिसे हम कह सकते हैं हेड एंड हैंड कॉम्बिनेशन। जब हम ज्ञान को बच्चों को देते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चों को सृजनात्मक आधारों के द्वारा बच्चों को ज्ञान को देने का प्रयास करें, बच्चे खुद करके देखें। तो हम इन चीज़ों को ज्ञान का श्रेणीकरण करते समय इस एक आधार सृजनात्मकता का भी प्रदान करते हैं ताकि बच्चे सृजनात्मक आधार पर उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इसीलिए जो ये पूर्ण प्रक्रिया है, जो ज्ञान का श्रेणीकरण है, ये भी एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसमें सदैव नई चीज़ों का क्या होता रहता है, सृजन होता रहता है और ये भी प्रयास किया जाता है कि एक अलग अलग क्रिएटिव मैनर में उन चीज़ों को बच्चे के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ज्ञान को विभिन्न वर्गों में बांट कर बच्चों को देने का प्रयास करते हैं तो हम बच्चों के अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक आधारों को भी क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर हम बात शिक्षा की करें तो बच्चों को कुछ भी चीज़ देने से पहले हम बाल मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लें। हम ये जानें कि किस स्तर पर, किस आयु की अवस्था में बच्चा किस प्रकार का ज्ञान लेने के लिए तैयार है मेंटली, तो हम उसके मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़कर ये जानेंगे कि बच्चा किस प्रकार के ज्ञान को किन शिक्षण विधियों के द्वारा, टेक्निक्स और किन मेथड के द्वारा ज़्यादा बेटरली जान सकता है, किन चीज़ों का उसके अंदर समावेश किया जा सकता है, या वो जो सीखता है तो किन ज्ञान की संरचनाओं का वो उपयोग लेगा, क्या वो परिपक्व है। इन चीज़ों का आधार मनोविज्ञान हमें प्रदान करता है। अतः कह सकते हैं कि ज्ञान का वर्गीकरण जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। संगठनात्मक प्रक्रिया। अब अगर हम ये बात करें कि हम ज्ञान को सिर्फ किसी एक ही तथ्य के द्वारा पूर्ण रूप से समझा दें, ये कभी भी संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक ज्ञान को देने के लिए उसके अंदर अलग अलग स्तरों को समावेशित करने के लिए हमको इन सभी चीज़ों को एज ए होल देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान सभी चीज़ों का एक बहुत अच्छा संगठन होता है और इसी रूप में बच्चों के पास पहुंचाया जाता है ताकि बच्चे विभिन्न ज्ञान के स्वरूपों को अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के माध्यम से पूर्ण रूप से सीख सकें और उस ज्ञान को समझ सकें। इस प्रकार आज हमने ज्ञान को वर्गीकृत या श्रेणीकृत किस प्रकार किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में अध्ययन किया। अपने आने वाले पाठों के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हम जब ज्ञान का श्रेणीकरण करते हैं तो हम किन आधारों को प्रयोग में लाते हैं या किन आधारों पर इस महत्वपूर्ण, उपयोगी और कठिन प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। धन्यवाद।